नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के संपादकीय के बारे में और देखते हैं आज का विषय कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब कभी भी आप इस वीडियो को देखा करें उसके बाद जो भी आपके मित्र हों, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल हो, परिवार हो, जिसे आप होता है ना उस लायक समझते हैं कि सामने वाला बंदा एक स्वस्थ डिबेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों को आपके सामने रख सकता है जिसका आप उत्तर यदि न भी दें तो आपको कुछ सामने वाले से सीखने को मिले। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप कभी भी वार्तालाप ना करें, डिबेट ना करें जो अज्ञानी हो, जो घमंडी हो, जो किसी एक व्यक्ति विशेष या राजनीतिक पार्टी या किसी संघ को प्राथमिकता दे। ऐसे लोगों से आप बच के रहें क्योंकि ऐसे लोग आपकी बातों को कभी नहीं सुनेंगे। और यदि आप स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं या फिर एक स्वस्थ डिबेट की कामना करते हैं तो सबसे पहला जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, आप एक सकारात्मक पक्ष रखिए। याद रखिएगा जीवन में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, यदि उसके अंदर गुण हैं तो अवगुण भी ज़रूर होंगे। ये याद रखिएगा। ये चीज़ें ईश्वर में भी हैं तो इंसानों की क्या बिसात है। यहाँ पे लिखा है राहुल की नासमझी का मूल्य चुकाती कांग्रेस। आखिर क्या कारण है कि जिस वजह से राहुल की कमियों की वजह से जिस तरह से कांग्रेस दिन पर दिन मरती चली जा रही है, वो अपना जनाधार खोती चली जा रही है। जो उसका एक पृष्ठभूमि बना था, उसके पहले के लोगों ने जो बनाया था उससे कहीं ना कहीं वो विचलित हो चुकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी तरह से जो यहाँ पे जिम्मेदार माना गया है, राहुल जी को माना गया है, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार चुनाव में चीन द्वारा गलवान घाटी में की गई घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के बलिदान का प्रश्न उठाया। आपको पता होगा कि 3-4 महीने पहले जिस तरह से पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे देश के और चाइना के सैनिकों के बीच जिस तरह से झड़प हुआ, उसमें हमारे 18 से 20 और चाइना के इस 40 जवान लगभग शहीद हो गए। और एक तरह से ये चाइना के द्वारा किया गया नापाक हरकत था और जो पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर सारी बातें खुल कर आ गईं। फिर भी दोस्तों अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग कहते हैं चीन के सैनिक 40 से ऊपर मरे, कुछ लोग कहते हैं कि इसी के नियर अबाउट आंकड़ा है। वास्तव में वह एक अरसे से ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एक चुनावी सभा में पूछा प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे थे जब हमारे सैनिक अपने प्राण गंवा रहे थे। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि चीन ने हमारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह कैसा प्रश्न है, यह कैसा आरोप है। अचानक घटी परिस्थितियों में जो करना होता है सेना वह करती है। याद रखिएगा कुछ जो विचार होते हैं, जो निर्णय होते हैं वो सेना के पास ही होता है। उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बार बार किसी से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी उचित नहीं है कि छोटी छोटी यदि इसी प्रकार से दो देशों के बीच में सीमा को लेकर विवाद होता रहे तो इस पृथ्वी पे शायद ही सीमा ही बचेंगे, इंसान नहीं बचेंगे। तो कभी कभार कुछ जो समस्याएं होती हैं उनका विचार विमर्श या फिर उन समस्याओं का निवारण आपसी होता नहीं, आपस में बैठ के, ठीक जैसे आप गोल में सम्मेलन भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसे आप डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का समय सीमा होता है और उसे एक डिप्लोमेसी तरीके से, कूटनीति तरीके से उसका हल होगा। ये उचित नहीं है कि भारत सरकार जो है कि आदेश दे दे कि चाइना जैसे देश के ऊपर आप आक्रमण कर दें, क्योंकि इससे हर देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारी मात्रा में चाइना और भारत को सबसे ज़्यादा। हम कितने पीछे चले जाएंगे इसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। वैसे भी कोरोना काल की वजह से इंसानों को अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो गया है कि अभी तक जितना लोग कह रहे थे कि हमारे पास ये उम्दा टेक्निक है, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, सारी जगहों पे अभियांत्रिक ज़ीरो हो चुकी है। और इससे कम से कम सीखना चाहिए कि नेचर के ऊपर किसी का नहीं चलता है। जब जब नेचर का कहर ढहेगा आप लोग ऐसे ही बस हाथ फैला के रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो
ऐसे में आवश्यकता है कि यदि कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आए तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए एक वैश्विक सम्मेलन से एक ऐसा पॉलिसी बनाने का, ऐसा इक्विपमेंट बनाने का जिससे हमारे पृथ्वी के जो मानव हैं, जो जीव जंतु हैं, उनकी कम से कम नुकसान हो। पर क्या करेंगे, कुछ लोग हैं बस उनको बोलना है, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं कि हम आपसे जुड़ जाएं और आप हमसे जुड़ जाएं। उसके बाद जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा फिर वो उसी तरह आपको हाशिए पे छोड़ देंगे जिस तरह आप इससे पहले रह रहे थे। गलवान घाटी में जो संभव था वो हमारी सेना ने किया। अब तो विश्व विदित है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कहीं ज़्यादा जवानों को काल कवलित किया। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में दुख राहुल गांधी क्या करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा में एक सभा में उन्होंने कहा था कि वह होते तो गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को 15 मिनट में भगा देते हैं। कितना हास्यास्पद है यार। आप सोचिए, ये जो हमारे कांग्रेस के जो राजकुमार हैं जिन्हें सोने का तमगा तो मिल गया, पर किस प्रकार से संबोधित करना चाहिए देश के युवाओं को, देश की जनता को। इनके पास तमाम तरह की देखिए ऐसी बातें हैं जो एलिगेशन लगा सकते हैं मोदी जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर या अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। ये कभी ये क्यों नहीं कहते हैं यदि हमारी सरकार आई तो हम रोज़गार देंगे, हमारी सरकार आई तो जो देश में भ्रष्टाचार है, जो पूरी तरह से एक छूट दे दी गई है पुलिस वालों को जिससे हिंसाएं बढ़ रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। होता है ना, कभी कभार तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं, तमाम तरह के वीडियोज़ फुटेज वायरल होते हैं जिसमें सीधा सीधा दिखने को मिल जाता है कि कुछ प्रशासनिक ऑफिसर जो हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं हमारे देश की जनता के ऊपर। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसी समस्याओं का निपटान कैसे किया जाए इसके बारे में बहुत आवश्यकता है आपको बताने की। देश की जीडीपी के बारे में आप बात कर सकते हैं। देश में जो तमाम तरह की समस्याएं इस समय निश्चित रूप से चल रही उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। पर आप मात्र वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इससे स्पष्टतः पता चल जाता है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि 1962 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब चीन ने क्या किया था। तब देश के 3250 सैनिक शहीद हुए थे और चीन ने अक्साई चीन में भारत की हज़ारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन हड़प ली थी। कितना शर्मनाक था वह। फिर 1971 में बांग्लादेश युद्ध में जब भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण किया, तब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के पास बदले में गुलाम कश्मीर वापस लेने का सुनहरा अवसर था। लेकिन यह रहस्य ही है कि वह उस पर मौन क्यों रही। तो देख सकते हैं कि जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं और जिसका पूरी तरह से श्रेय जाता है हमारे देश के कांग्रेस से जुड़े हुए राजनीतिक नेताओं को, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे आपके इंदिरा गांधी जी रही हों, चाहे आपके मौन प्रधानमंत्री समझ गए होंगे मनमोहन सिंह रहे हों। तो उन्होंने ऐसी तमाम तरह की गलतियां की हैं जिसे जनता जान चुकी है। इंदिरा गांधी के द्वारा जो 1975 में 200 इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया गया था वो बहुत ही, समझ लीजिए, वो काला कानून था। वो ठीक उसी तरह था जैसे रॉलेट एक्ट पास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, न अपील, न दलील, न वकील, जहाँ देखो वैसे गिरफ्तार कर लो। मतलब आप हमारी नीतियों का विरोध न करें। यदि आप विरोध करते हैं, आप कोई भी व्यक्ति विशेष हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इस सज़ा को बहुतों ने 2.5-3 साल कारावास में झेला है। लोगों ने उस दर्द की यातनाओं को झेला है, तब जाके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सारी राजनीतिक पार्टियों में कमियां हैं, पर सही कमियों को जब तक आप लोगों के बीच में नहीं उठाएंगे, जन जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप अपने व्यक्तित्व की कल्पना या अपनी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने का जो सपना है वो न देखें। अब अगर राहुल गांधी स्वयं को नेहरू और इंदिरा से ज़्यादा योग्य समझते हैं तो अलग बात है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, या तो फिर ये समझ रहे हैं राहुल जी की मैं जो हूँ योग्य हूँ, इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस परिवार के लोग, उनसे मैं योग्य हूँ। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इनके तमाम तरह के बयान आते रहते हैं,
संसद में वो काफ़ी हास्यास्पद और काफ़ी मतलब बचकाना टाइप हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब जिसका परिवार पिछले 70 साल से इस देश में शासन की बागडोर संभाला और उसका राजकुमार यदि इस तरह की अश्लील और ऊट-पटांग की हरकतें करता है तो देश के संविधान, देश का कानून और देश की संसद का ही अपमान है। देखा था, आपने आँख मारा था किस तरह से इन्होंने, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जिन वक्तव्यों का हास्यास्पद जवाब देते हुए आँख मारा था, वो बेहद ही शर्मनाक था। बिहार या किसी अन्य चुनाव में गलवान घाटी की घटना चीन पाकिस्तान के रवैये, सेना और प्रतिरक्षा जैसे विषयों को मुद्दा बनाने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को सोचना चाहिए कि ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं जिनका दलीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जब आती है, पर ऐसे मुद्दों को तब उठाया जाता है और ऐसे मुद्दों की प्राथमिकता तब बनती है जब आप एमपी का चुनाव हो, ठीक है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब इलेक्शंस होते हैं। पर जब दोस्तों विधानसभा, स्पेशली एमएलए विधायक की सीटों के लिए जब चुनाव होता है, तो वहाँ के जो राज्य से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, स्पेशली रोज़गार हुआ, पलायन पर रोक हुआ, युवाओं को बेहतर शिक्षा, पर्यावरण, ठीक, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनके गांव के विकास हुए, ठीक है, राज्यों में जिस तरह से महिलाओं की इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है मानसिक और शारीरिक रूप से, ऐसी घटनाओं को जब आप प्राथमिकता देंगे तब लगेगा कि नहीं आप कुछ कर सकते हैं। पर ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्या जनता पढ़ी लिखी नहीं है? बिहार के लोगों के सामने आप इस तरह की घटनाएं उठा रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की गरिमा को, उसके व्यक्तित्व को आप दुष्प्रचारित कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, जनता जान चुकी है। इन मुद्दों पर देश में आम सहमति रही है। राहुल गांधी को इन मुद्दों पर तो सरकार के साथ खड़ा दिखना चाहिए, चाहे उनके प्रधानमंत्री मोदी से कितने ही मतभेद क्यों न हो। उन्हें इन मसलों को चुनावी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राफेल सौदे और सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया था, जिसके लिए जनता ने मोदी और भाजपा को 300 से ज़्यादा सीटें देकर उनकी पार्टी को दंडित किया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर और देख सकते हैं कि दोस्तों, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कितने ऊट-पटांग आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, और ये सिलसिला मात्र एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित था, वो है हमारे देश के यशस्वी गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्हें चोर कहकर लोग संबोधित कह रहे थे चौकीदार चोर है, ये है, वो है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारे जो एलिगेशंस, जो आरोप लगाए गए थे उनके ऊपर, सारे आरोपों की जब जांच हुई तो दोस्तों सीधे गलत पाया गया कि नहीं, ये गलत तरीके से आरोप लगाया गया, मात्र किसी के व्यक्तित्व को हानि पहुंचाने के, किसी के व्यक्तित्व को दुष्प्रचार करने की। इससे क्या है, जब आम जनमानस में ये भावना गई तो इमोशनली उनसे कनेक्ट हो गए और उनका जनादेश बढ़ता चला गया और ये अपनी पृष्ठभूमि खोती चली गई। यह भी साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी की भाषा भी लगातार असंयत होती जा रही है कि वो प्रधानमंत्री के लिए प्रायः चोर, डरपोक, झूठा आदि अपशब्दों का प्रयोग बिना किसी संकोच करते हैं, जिससे उनकी स्वयं अपनी और पार्टी दोनों की छवि बहुत धूमिल होती है। लोकतंत्र का इस प्रकार दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए कि शत्रु देशों को उसका लाभ मिले और पार्टी या फिर उसके नेता चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खड़े दिखाई दें। कभी कभार क्या होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए। हमारे देश के कुछ नेतागण जो देश की नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, यहाँ के शासन व्यवस्था को अन्य देशों में गलत तरीके से दुष्प्रचार करते हैं। जहाँ पे देखिए देश के गरिमा और सम्मान की बात हो, आप पूरा कोशिश करिए अपने देश की उन चीज़ों का जिक्र करिए जिनमें हम हैं। आप सीधे सीधे चाइना चले जाएंगे, वहाँ पे ढींगरा पीटने लगते हैं कि वो ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। कहीं नहीं कि आप अपने देश की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जाकर कह रहे हैं। दुश्मन, शत्रु जैसे देशों के साथ यदि आपकी कूटनीति चल रही है, बातचीत चल रही है, और वैश्विक मंचों से जिस तरह से आप भारत जैसे देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, पर एक्चुअल समस्या को न करके एक व्यक्ति विशेष तक, एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित रखते हैं और इस तरह के भी आरोप लगाते हैं कि किस प्रकार से आजकल स्वयं
सेवक संघ के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कल्पना की जा रही है, मुस्लिम वहाँ पे प्रताड़ित हैं। तो ये देखिए सबको पता है कि एक आप कार्ड खेल रहे हैं, एक राजनीति का कार्ड खेल रहे हैं, जो कि हमारे देश की जनता जान चुकी है। चुनाव में विरोध की लक्ष्मण रेखा को पहचानना योग्य नेतृत्व और राष्ट्रीय दल की एक आवश्यक और अपरिहार्य शर्त है। क्या कांग्रेस के पास गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का अकाल पड़ गया, जो उसे चीन और पाकिस्तान के बीच में लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो भी सरकार को नीचा दिखाने के लिए? किसी सरकार की अनेक कमजोरियां होती हैं और उनकी नीतियों में सुधार की तमाम संभावनाएं होती हैं। तो आज हमारे देश में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये पूरी तरह से मीडिया को दे दिया गया है। मीडिया दो भागों में बट गई है। एक जो है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से, एक रूलिंग पार्टी जो सत्ता पक्ष में, उसके द्वारा उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और एक क्या करती है मीडिया, उनको घेरने का प्रयास करती है। तो पूरी तरह से पेड हो गया, एवरीथिंग बिलोंग टू पेड प्रमोशन यू हैव टू से, जो कि हमारे आने वाले देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए पूरी तरह से गलत है। क्यों कोई रोज़गार की बात नहीं करता, क्यों कोई पलायन की बात नहीं करता, क्यों कोई शिक्षा की बात नहीं करता, क्यों कोई महिलाओं के ऊपर जिस तरह से घरेलू और बाहरी जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं कोई करता। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे देश में शिक्षा को लेकर जिस तरह से एक व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने उस चीज़ को फेस किया, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। तो यार ये कौन सी पढ़ाई है? डी फार्मा बी फार्मा करना हो, 1 लाख रुपया दो, 80,000 रुपये दो। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो पूरी तरह से, जो उनका स्कॉलरशिप है, जो उनके खाते में जो आर्थिक रूप से मदद दी जाती है सरकार के द्वारा, वो पैसे तक गबन कर दे रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरह से इन घटनाओं का जांच करने के लिए आप आवाज़ उठाइए ना, पर इन घटनाओं के लिए आप कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्या कांग्रेस के पास उन कमजोरियों को चिन्हित करने, उन्हें गंभीरता से उठाने, उन पर सरकार से जवाब मांगने की योग्यता समाप्त हो गई है? क्या बिहार चुनाव में राहुल गांधी को बिहार सरकार उसके 15 साल के काम का हिसाब और प्रत्येक समस्या पर वैकल्पिक कांग्रेस मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? चुनाव बिहार की हो और आक्रमण केंद्र की मोदी सरकार पर हो, यह तो गंभीर राजनीतिक गलती है। देखिए, आपको पता है कि वहाँ के जो सीएम हैं नीतीश कुमार हैं, और तब जाके हमारे जो राजकुमार हैं उनको प्रश्न उठाना चाहिए उस राज्य से संबंधित, वहाँ पे जो कमियाँ हैं, जो उन्होंने पिछला मैनिफेस्टो जब जारी किया था, तो जिन मैनिफेस्टो को उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाया, उन चीज़ों को बारीकियों से रखना चाहिए और देश के लोगों के सामने उस चीज़ को बताना चाहिए। पर ये कितनी बड़ी नासमझी है कि मात्र एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चुनाव हो रहा है बिहार में, विधानसभा का, और निशाना बनाया जा रहा है एक व्यक्ति विशेष को, जो है मोदी, क्योंकि उनको डर है कि जब मोदी लहर चलती है, एक ही व्यक्ति तक आजकल राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी वो सीमित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये चीज़ें हैं, यह यही इंगित करती है कि राहुल गांधी को लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में राजनीतिक स्पर्धा के रूप में कहीं कोई समझ ही नहीं है। राहुल गांधी की नासमझी का दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। उसके योग्य और युवा नेता अंदर ही अंदर खींचते रहते हैं, और उसके चलते कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्रोह करते हैं और कभी सचिन पायलट। आपको पता होगा कि दोस्तों, कांग्रेस में आए दिन जिस तरह से, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों में लोग चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पे जिस तरह से नीतियाँ बन रही हैं, कांग्रेस में जिस तरह से एक कह सकते हैं परिवार विशेष तक ही मान्यता दी जाती है, उन्हीं के नियम को आपको फॉलो करना है। जो कहेंगी आपकी सोनिया जी, आपको वही करना है, या राहुल जी जो कहेंगे वही करना है। तो इससे क्या है कि लोग अपने आप को असहाय, विकलांग समझने लगते हैं, और बार बार जिस तरह से वहाँ के कार्यकर्ताओं, एमपी एमएलए को हाशिए का शिकार बनाया जाता है, इससे वो व्यथित होकर अन्य राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं। ये पूरी तरह से जिम्मेदार है कांग्रेस के बड़े बड़े जो लीडर हैं। बड़े बड़े लीडर की मैं क्या बात करूं, बड़े बड़े लीडर भी कुछ कहने से बहुत ही डरते हैं। यदि आपने बिना सोचे समझे, बिना पूछे कोई बयान दे दिया, तो आपकी कुर्सी गई, आपका भविष्य भी गया।
यह मानने के अच्छे भले कारण है कि राहुल गांधी के बचकाने बयानों से पार्टी के अनेक लोगों के स्वार्थ सिद्ध होते हैं, जो दलीय व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे और पार्टी के सत्तासीन होने पर अनुचित लाभ लेते हैं। शत्रु देश की सरकारों, सेना और जासूसी संस्थाओं को भी ऐसे नेता और राजनीतिक दल बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वे बड़ी आसानी से उनके मोहरे बन जाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी नेता राहुल गांधी के अनेक ट्वीट प्राय रीट्वीट करते हैं। देखिए, मतलब जब कभी हमारे देश के खुफिया विभाग जैसे रॉ हुआ या फिर आईबी हुआ या फिर हमारे देश के तमाम तरह के जो स्पेशल टास्क फोर्स हैं, इनको भी ये नहीं छोड़ते हैं। इनके ऊपर भी जब कोई एलिगेशन लगाते हैं तो पाक मीडिया बहुत खुश होता है और उसी ट्वीट को रिट्वीट करके दुनिया के सामने दिखाता है। देखिए, जो वहाँ के नेता हैं किस प्रकार से खुद अंदर ही अंदर लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, क्योंकि वो अपनी मंशा पूरा करते हैं और उनके माध्यम से पाकिस्तान अपनी बातें रखता है, जिससे हमारे देश के शासन प्रशासन को धक्का लगता है। इससे हमारे देश की जनता के मन में राहुल और कांग्रेस के प्रति शंका उत्पन्न होती है। उसे लगता है कि कहीं चीन और पाकिस्तान राहुल और कांग्रेस के कंधों पर बंदूक रखकर तो नहीं चला रहे हैं। जनमानस की ऐसी धारणा पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। कांग्रेस के सामने इस समय नेतृत्व, विचारधारा, संगठन, राज्यों में बिखराव और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर अनेक संकट हैं। यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस अगले एक दशक तक राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कोई चुनावी प्रदर्शन नहीं करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर समय है जब उसे मोदी पर अनावश्यक प्रहार करने और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सरपरस्ती में काम करने के बजाय अपनी कमजोरी को दूर करने की पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। याद रखिएगा मित्रों, यदि आपका विरोधी आपसे प्रबल है तो उसके अंदर कमियां निकालने से बेहतर है कि जो कमियां आपके अंदर, आप उसे मजबूत करें, उस कमियों को आप दूर करें और तब जाके आप विरोधी के सामने खड़े होंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। यदि आप मैदान में हैं, सामने वाला पहलवान है और आप हैं, सामने वाला पहलवान आपसे बार बार जीत रहा है, पर आपको एक उसकी कमी पता चल गई कि उसका जो एक हाथ है वो अन्य हाथ की जो दूसरा हाथ है उससे कम क्षमता है उसमें, या वो हाथ उसकी अपेक्षा कमज़ोर है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, इसका हाथ कमज़ोर है, ये है वो। उससे बेहतर है कि आप उस हाथ को अपना हथियार बना के और अपने आप को भी मजबूत करके उसे पटकनी दे दें। ये नहीं कि आप बार बार हार रहे हैं और बस कह रहे हैं नहीं उसका हाथ कमज़ोर है, उसका हाथ कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर आवश्यकता है। यदि इस पे या परिवर्तन नहीं करती नीतियों पे, तो मैं आपको अवश्य बता देना चाहता हूँ, एक समय ऐसा आएगा जब ये पार्टी अतीत में रही हीरो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी और इसका पूरी तरह से श्रेय जाएगा सोनिया गांधी और राजकुमार जी को। इसलिए इस तरह की गलतियां न करें। जो बड़ी बड़ी नीति नियंता हैं कांग्रेस में, उनको समझाएं कि किस प्रकार से राजनीति करनी है, किस प्रकार से बोलना है, उन सारी बातों को बताएं। यह किसी से छिपा नहीं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की स्थिति राज्यों में दुय्यम दर्जे की होती जा रही है और यदि यह सिलसिला नहीं रुका तो कांग्रेस का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिहार के बाद आगे बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान की बातें छोड़कर गंभीर सामाजिक समस्याओं पर पार्टी के रुख और उनके समाधानों के साथ जनता की अंगुली पकड़नी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।